कार्यक्रम किसान वाणी सुनने सभी श्रोता दगड़ियों कमी आपो दगड़ी प्रेम और नमस्कार। श्रोताओं हमार ये कार्यक्रमक प्रायोजक छन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने एक योजना छु। यह एक मुख्य उद्देश्य जैविक खेत का बढ़ावा देना छु। ये योजना किसानों के रसायनों और कीटनाशकों बिना खेत करना लीजी प्रोत्साहित करन छु, जने माटक स्वास्थ्य में सुधार ल्योन छु। ये योजना का मुख्य लक्ष्य जैविक खेत का बढ़ावा देना छु, जने रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग के कम करी जा सको। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों के 50 या उससे ज्यादा सदस्यों समूह में संगठित करी जाओ, जो 50 एकड़ या उससे ज्यादा क्षेत्र में जैविक खेती करो। प्रत्येक किसान के 3 वर्ष में प्रति एकड़ 20,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करी जा, जिनमें बीज, फसलक कटाई और उपजक विपणन शामिल छन। जैविक खेत के प्रमाणितकरणक लागत कर ले ये योजना के तहत कवर करी जा। श्रोताओं परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य जैविक उत्पादकों का बाजार दगा जोड़न छु, ताकि किसानों के उनर जैविक उत्पादकों लीजी उचित मूल्य मिल सको। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों के जैविक खेती के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण लय प्रदान करी जान छु। योजना क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर काम करूं, जिन्हें जैविक खेत के बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिलूं। श्रोता पर्यावरण में अनुकूल और कम लागत वाले तकनीकों उपयोग कर भी रसायनों और कीटनाशकों में मुक्त कृषि उत्पादन बनूं छु। ग्रामीण युवाओं, किसानों, उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच जैविक खेत के बढ़ावा देना छु। जैविक खेत में नई तकनीकों का उपयोग करना छु। भारतक सार्वजनिक कृषि अनुसंधान प्रणाली में विशेषज्ञों की मदद लेना छु और ये योजनाओं में किसानों के न केवल स्वास्थ्य और उनर स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने में मदद करूं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करने में टिकाऊ कृषि प्रथाओं के बढ़ावा देने में ये मैं योगदान दूं।
श्रोता अपसरण लग रहा है यह लोकगीत समूह स्वर में गाई हुई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल आपको सुनाने लग रही भेंट वार्ता थनैला रोग कारण और बचाव विषय पर डॉक्टर कंचन आर्या दगड़ प्रमोद पांडे बातचीत। श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आई हुई है डॉक्टर कंचन आर्या, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ है कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ में। मैडम से आज हम बात करेंगे थनैला रोग कारण, लक्षण और बचाव विषय पर। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में। धन्यवाद सर। मैम, आप हमें बताइए कि थनैला रोग जो होता है कि पशुओं में अक्सर हम देखते हैं कि ये रोग हो जाता है, ये थनैला रोग है क्या? देखिए, थनैला रोग एक सामान्य बीमारी है, लेकिन ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जो दूध से रिलेटेड है, दूध से संबंधित है। इसमें थनैला रोग को आप ऐसे पहचान सकते हैं जैसे थनों में परिवर्तन होना या उसके साथ साथ दूध में भी परिवर्तन देखने को जब मिलता है तो उसे हम थनैला रोग कहते हैं। जी। जैसे थनों में लालिमा हो जाना, थनों में का आकार बढ़ जाना, थनों के गर्मी जैसे गर्म लगना, लालिमा के साथ लाल आपको दिखेगा, उसके साथ जब पशुपालक या कोई भी उसमें हाथ टच करेगा तो उसे गर्म लगेगा। और दूध में परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि पतला दूध होना, दूध में कभी कभी छित्तियां आ जाती हैं, कभी उसमें रक्त आ सकता है। तो ये सारे जो लक्षण है ये थनैला के लक्षण है। जी। ये रोग क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि इससे पशुपालकों को अपने जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि थनैला रोग जो है आज भारतवर्ष की नहीं पूरी विश्व की एक गंभीर समस्याओं में से एक है। इसे हम महंगी बीमारी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पशु को रोग हो जा रहा है थनैला रोग तो उसका उपचार जो है संभव है, लेकिन पशुपालकों को ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि वर्तमान ब्यात या आगे आने वाली ब्यात जो है उसकी भविष्य वाली ब्यात है उसमें दूध उत्पादन उतना ही बना रहेगा। दूसरा, महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें जो दवाइयां लगती है उपचार के लिए वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, और उसमें भी ये नहीं होता है कि दवाइयां लगा के पशु के थन को बचाया जाए या उतना दूध उत्पादन जितना देती है उसको संरक्षित किया जाए। इसलिए एक बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है, और देखा गया है, कुछ आकलन किए गए हैं, उसके मुताबिक जो निकल के आता है रिजल्ट, उसमें बोला जाता है कि प्रभावित थन से जो एक प्रभावित थन है उसमें 15% तक की कमी आती है दूध उत्पादन में, और जो पूरा जो चक्र है दूध उत्पादन का गाय में उसमें 30% तक की कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये रोग बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बचाव किया जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर किसी पशु को थनैला रोग हो जाता है तो कैसे पहचानेंगे हम? हाँ जी, तो देखिए, थनैला आपको मोटे मोटे रूप में 2 तरीके से हम इसके लक्षण के रूप में पहचान सकते हैं। पहला जो थनैला होता है वो है लक्षणिक, जिसमें लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे थनों में सूजन होना, थनों में लालिमा होना, थनों का गर्म होना, साथ ही दूध में परिवर्तन, जैसे मैंने पहले बताया, दूध में कभी छित्तियां आ जाती हैं, कभी रक्त आ जाता है, और जो दूध होता है बहुत ज्यादा पतला,
पानी की तरह आता है। ये है लक्षण, इसको हम लाक्षणिक थनैला कहेंगे। दूसरा होता है अलाक्षणिक, जिसमें लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं। ये उससे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पशुपालक पहचान ही नहीं पाएगा कि उसकी गाय को थनैला रोग हो गया है। इसमें लंबे समय तक ये दिखेगा आपको कि दूध उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, दूध पानी की तरह इसमें भी पतला देखने को मिलेगा, लेकिन और कोई लक्षण जो थनों में होते हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। क्या इसका इलाज संभव है? हाँ जी, इसका इलाज संभव है, लेकिन अगर पशुपालक समय पर जैसे जो लक्षण बताए उन लक्षणों को पहचान के, या कभी कभी एक चीज मैं और चीज बताना चाहूंगी कि जो पशुपालक कहते हैं कि दूध का स्वाद चेंज हो रहा है, नमक की तरह हो जाता है, तो ये भी एक लक्षण है थनैला का। उसमें क्या होता है कि थनों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूध में परिवर्तन दिखाई देता है। तो इसकी पहचान जो ये है, इस चीज से आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा, जो आप लग रहा है कि आपको थनों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है या दूध में किसी चीज का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो तुरंत ही नजदीकी पशु चिकित्सक से इसका इलाज कराएं। ये रोग जो है ये संक्रामक रोग है या नहीं है? देखिए, संक्रामक रोग को हम इस तरह से लेते हैं जो किसी पशु से, एक संक्रमित पशु से दूसरे पशु को हो पाए। बिल्कुल। यहाँ पे थनैला रोग को हम संक्रमित रोग की कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन थनैला रोग इस स्थिति में संक्रामक हो जाता है जब एक थन उसका थनैला है, दूसरे थन स्वस्थ है। पशुपालक से द्वारा ये रोग संक्रमित बन सकता है। जैसे पशुपालक पहले एक संक्रमित थन से दूध निकाले, बिना हाथ धोए वो स्वस्थ थन से अगर दूध निकाल रहा है, तो यहाँ पे जो थनैला है वो संक्रमित कर सकता है एक थन से दूसरे थन। दूसरा, एक अगर संक्रमित गाय है और दूसरी गाय स्वस्थ गाय है, तो हम ये सुझाव देते हैं कि आप जिसमें थनैला हुआ है उसको सबसे लास्ट में दूध निकालें। अच्छा। हाँ, पशुपालक क्या करते हैं, कभी कभी उन्हीं हाथों से स्वस्थ पशु को भी दूध निकालते हैं, उन्हीं हाथों से संक्रमित पशु को भी। तो इस स्थिति में यह रोग संक्रमित हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत से पशुपालक वो बिना हाथ धोए भी दूध निकालते हैं, क्या ये सही है? ये सब बहुत ज्यादा गलत तरीका है। थनैला का संक्रमण यहीं से फैलता है। इसके बचाव के लिए या जो भी पशुपालक ऐसा कर रहे हैं, तो वो आज से या अभी से ये सारी जो अपनी आप लगा रहे हैं ये चीजें, ये इसको बंद कर सकते हैं। क्योंकि जो थनैला रोग है वो 3 प्रकार से फैल सकता है, पशु द्वारा भी, पशु के थन से, दूसरा पशुपालकों जो दूध निकाल रहे उनके हाथों से भी ये रोग फैल सकता है, तीसरा गोठ की स्वच्छता सफाई ना रखने से यह रोग बहुत जल्दी और बहुत संक्रमित तेजी से बढ़ता है। अच्छा। जैसे अगर आपने पशु को एक जो गलत स्थिति परंपरा निभाते हैं पशुपालक, उसमें लोग क्या करते हैं कि गाय का जब दूध निकालने जा रहे हैं तो वो सिर्फ पशु के थन साफ करते हैं। अच्छा। अपने हाथों को बहुत कम लोग साफ करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं तो उसे पानी से धो लेते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, अपने हाथों को गर्म पानी से या साबुन से आप उसको धोएं। दूसरा, पशु के थन जो हैं उसको गर्म पानी से धोएं, और फिर गोठ की जो सफाई जब दूध निकाल रहे हैं आप, उससे पहले गोबर वहां पे जो भी पड़ा है, पेशाब वहां जो पड़ा है, तो उसकी सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, ये इलाज हमें पूरा कराना चाहिए। अब मैम, हमें अपने पशुओं को क्या क्या आहार खिलाना चाहिए जिससे कि वो रोगों से बचा रहे? हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जो पशुपालक कर सकते हैं। हम ये बताते हैं सारे पशुपालकों को कि गर्भावस्था और दूधावस्था, इन दोनों अवस्थाओं को अगर आप समझ गए तो बहुत सारे रोग होने के चांसेस पशुपालकों में या पशुओं में जो हो रहे हैं उनको आप रोक सकते हैं। जैसे जो भी आप दाला बनाते हैं, तो दाले में एक ही अनाज ना मिक्स करें। जैसे गेहूं का दाला देते रहते हैं, है ना, उसमें आप जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, जैसे गेहूं हो गया, भट हो गया, गौत हो गई, है ना, सोयाबीन हो गया, जई हो गई, 3-4 चीजें या 2-4 अनाज आप मिक्स करके जरूर बनाएं। उसके बाद जब आप दाला पका लेते हैं, उसमें 10 से 20 ग्राम आयोडीन युक्त नमक जरूर डालें। साथ में 50 ग्राम आप गुड़ उसमें डाल सकते हैं। तो एक स्वादिष्ट जो दाला बन के तैयार होगा और पशु भी इसको बहुत चाव से खाता है। ये क्या काम करेगा, इसके 2 तरीके से हो सकता है। पहला, संक्रामक रोग या जो भी गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो ये उसको सपोर्ट करेगा। दूसरा, दूध उत्पादन भी आप अगर ऐसा दाला बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि दूध उत्पादन में भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि बढ़ सकता है दूध इससे। साथ में अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, उसके साथ आप मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण आजकल आता है, तो उसको हम क्या करना है, पाउडर के रूप में होता है, 50 ग्राम दाले में आप डाल सकते हैं। रोजाना आप अगर दें तो बहुत अच्छा है। अगर आप रोज नहीं दे सकते तो गर्भावस्था में जो आप दे रहे हो तो पूरी गर्भावस्था में दे सकते हैं, ब्याने के बाद भी आप इसे दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। दूसरा, पशुपालकों के लिए जिनका ध्यान रहता है कि दूध उत्पादन कैसे बढ़ाएं, तो उस स्थिति में भी ये इसके लिए बहुत सहायक है। मैम, अंत में आप हमारे पशुपालक भाइयों से और क्या कहना चाहिए? अंत में मैं पशुपालकों से कहना चाहूंगी कि आप अपने पशु के साथ अपने जो गोठ है, जहाँ पे पशुशाला है जो आपकी, उसकी सफाई जरूर रखें। क्योंकि पशु को हम दवाइयां लगाते रहते हैं,
अगर पशु बीमार हो गया, लेकिन हम गोट को नजरअंदाज करते हैं। जितनी भी बीमारी है, जैसे उसमें थनैला रोग जो आज हमने की, तो वो गोट की बीमारी से भी हो सकता है। जैसे गोट में पेशाब पड़ा है, गोबर वहां पे पड़ा है, तो इसके लिए आप उसको साफ रख सकते हैं। इसके लिए सबसे सस्ता उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो चूना आता है हमारे पास, तो उसका छिड़काव आप प्रतिदिन नहीं है तो हफ्ते में आप 2 बार या 3 बार आप जरूर करें। और उसमें भी जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में दरारें पड़ी रहती हैं, उसमें पत्थर के बने होते हैं क्योंकि, तो दरारों में जरूर चूना डालें, कई कोनों में जरूर चूना डालें। इससे क्या होता है? इससे देखिए ये है कि पशुपालन, जैसे आजकल बरसात का है तो पशु अंदर ही रह रहे हैं, जाड़े हैं, कोहरा है तो अंदर ही रहते हैं, गोबर वो वहीं पे है, पेशाब वहीं पे है। तो इससे क्या होता है, गोबर और जो पेशाब है, सबसे ज्यादा इसमें बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि जल्दी होने लग जाती है इस सीजन में। जैसे जहाँ पे है गर्म और उमस जहाँ पे भी आई है, तो वहां पे सारी चीजें जो कीटाणु हैं, जीवाणु है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा, पशुपालकों ने देखा होगा कि इस बीच जो होता है, अटीने की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप चूना अगर डाल रहे हैं, फिनाइल अगर आप ये डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, गोट की सफाई हो सकती है और जो भी रोग हैं वो कम होंगे। ऐसा नहीं बता रही हूँ कि नहीं होंगे, लेकिन जो उसके चांसेस हैं, सफाई रखेंगे तो चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं कि रोग होने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो मैडम कंचन, आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आई, इतनी बढ़िया जानकारी आपने थनैला रोग के बारे में हमें और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपण सुनून लागराच्या थनैला रोग कारण और बचाव विषय पर डॉक्टर कंचन आर्या दगड़ प्रमोद पांडे बातचीत। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है।
और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रोताओं कार्यक्रम में अगिल आपको सुनाने लग रही भेंट वार्ता पर्यावरण संरक्षण हेतु जिला न्यायालय अलमड़ परिसर में वृक्षारोपण विषय पर क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता भेंट करता छन प्रेम आर्या। श्रोताओं आज हम पहुंचे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर मौजूद है और आज यहाँ पर बेहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला परिसर में तमाम सारे जितने कर्मचारी हैं आज वृक्षारोपण का आयोजन कर रहे हैं। हमारे बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के श्री नीरज जी हैं। नीरज से हम बात करेंगे कि क्या क्या पेड़ लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी नीरज जी बताएं हमारे सुनने वाले श्रोताओं को कि क्या क्या पेड़ आज आप वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज हम अलग अलग फलदार भी लगा रहे हैं और छायादार भी लगा रहे हैं। फलदार में जैसे आंवला हो गया, आपके अमरूद और अनार है, सेब है, कटहल है जी, और अखरोट है और माल्टा है जी, और नींबू है। छायादार में हम लगा रहे हैं बांज लगा रहे हैं जी, और देवदार लगा रहे हैं और गरुड़ लगा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप ये जो वृक्षारोपण कर रहे हैं हम, ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए और प्रकृति के लिए कितना उचित है? सर बहुत जरूरी है। पेड़ के बिना तो फिर जीवन नहीं है। नीरज जी जितने भी पेड़ आप लगा रहे हैं इनको संरक्षित करने का भी हमारा नैतिक दायित्व है। किस तरीके से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं? इसके लिए हम ट्री गार्ड लाए सर जी, जिससे कि पेड़ मजबूत, जो मतलब कोई गाय होगी, बकरी, वो उनको ना खा पाए इनको जी। इसलिए हम हर पेड़ के लिए एक ट्री गार्ड हमने की व्यवस्था कर रखी है। अच्छा। और जिससे कि इसकी देखभाल भी होती रहेगी और पता लग जाए कि हर पेड़ को नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब हम चाहेंगे 60 लगा रहे तो कम से कम 50 पेड़ तो हमारे अगले साल हम देखें कि वो रहे जीवित। इसी क्रम में हमारे बीच मदन सिंह जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जिला न्यायालय में वृक्षारोपण का बेहद कार्यक्रम है, क्या समझते हैं पर्यावरण की दृष्टि से उसको हम किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं इन पेड़ों को लगाकर, क्या समझते हैं आप? हम जो ये पेड़ों का वृक्षारोपण कर रहे हैं जी, ये हम अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, जिसमें लोगों को हवा, पानी, छाया सब मिलता है। और इसी को हम अगर हर व्यक्ति सोच से समझ से अगर एक पौधा या 10 पौधा लगाए तो उसके फायदेपन के लिए है वो। जैसे बच्चों को हम पालते हैं वैसे ही इनकी भी हमने शिक्षा करनी है जी। हमने इनको टाइम टाइम पानी भी देना है और गुड़ाई भी करनी है और इनका हमें सही रूप से जीवन को आगे बढ़ाना है। हर व्यक्ति का दायित्व यही होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के हित के लिए सोचना है कि हमने पेड़ लगाया, आज ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है, आज इसमें लोग खा रहे हैं, फल का है तो फल खाएंगे और फल का नहीं है वो तो उन्हें धूप छाया के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जी। और उसी को देख के मद्देनजर रखते हुए हम आज ही पर्यावरण के बीच में हम अपने न्यायालय परिसर में पेड़ पौधे का वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसमें हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं लगाता हूँ, इनको संरक्षित करना भी हमारा नैतिक दायित्व है। क्या सलाह देंगे आप लोगों को? मैं सलाह ये दूंगा कि इसको टाइम पर पानी जी, टाइम पर गुड़ाई और टाइम पर इनकी कोई गाय जानवर या कोई इसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हमने कोई व्यक्ति इसको उखाड़ तो नहीं रहा है, कोई व्यक्ति पर नुकसान तो नहीं कर रहा, हमने इसका ध्यान देना है। हम ध्यान देंगे तो ये पेड़ पौधे बढ़ेंगे, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये पेड़ सूख जाएंगे जी। और इनको ऐसी जगह में लगाना है जहाँ पर इसको मिट्टी सही ढंग से मिले जी। पत्थर उसके नीचे दल नहीं होना चाहिए, उसके लिए आसपास में पत्थर नहीं होने चाहिए, वो गहरा खोद के और उसके चारों तरफ घेराबंदी करके इसको हमने लगाना है। इसी क्रम में हमारे साथ रेणु बिस्टे हैं। रेणु जी हमारे सुनने वाले श्रोताओं का आप ये बताएं कि जो आज वृक्षारोपण हो रहा है पर्यावरण की दृष्टि से और हमारे जीवन को संरक्षित करने की दृष्टि से कितना उपयोगी है ये वृक्षारोपण? पर्यावरण की दृष्टि से भी और हमारे जीवित रहने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें से ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें होती है, पानी की प्राप्ति हमें होती है, वायुमंडल हमारा बिल्कुल ठीक रहता है और जितने भी आजकल वायु प्रदूषण फैल रहा है उसको भी जो पेड़ है, जो ऑक्सीजन है वो इसको कम करने में मदद करता है। पिरूल प्राप्त होता है, फल हमें प्राप्त होते हैं, गायों के लिए चारा हमें इसमें से प्राप्त होता है और भी अनेक सुविधाएं और हमारे जीवन के लिए वृक्षारोपण बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार न्यायालय अल्मोड़ा में कार्यरत कर्मी
अभय जोशी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है इसके बारे में। अभय जी, क्या क्या पेड़ आज लगाए जा रहे हैं जिला न्यायालय अल्मोड़ा में? यहाँ पर सबसे पहले प्रकृति की खूबसूरती बढ़ाने के लिए देवदार के वृक्ष जी, और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक हमारी पहाड़ों की शान बांज के वृक्ष जी जी, और नींबू भी दिख रहे हैं। इसके अलावा तेज पत्ता, कड़ी पत्ता भी जिसे बोलते हैं, तो तमाम प्रकार के वृक्ष आज हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं जी। इससे हमारे न्यायालय की शोभा भी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी एक अच्छा वो मिलेगा। हमें इनको किस तरीके से संरक्षित करना चाहिए? संरक्षित करने के लिए हमें अपने स्तर पे ही प्रयास करें, अपने स्तर से जितना हो सके उतना इनका रख रखाव करें, उतनी देखभाल करें। तो अपने स्तर से अगर हम सभी प्रयास करेंगे तो संरक्षित करने के में हमें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन्हें अपने स्तर से हर व्यक्ति अपने स्तर से प्रयास करे तो ये संरक्षित रह सकते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भगवत मेयर जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है हमारे जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है ये वृक्षारोपण। भगवत जी, हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप अपनी राय दें। तो ये आवश्यक है हमारे जीवन, ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है ये हमारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम देखते आ रहे हैं जो वायुमंडल में हमें जो शुद्ध हवा मिल रही है या जो भी शुद्ध वातावरण हमें मिल रहा है वो इसी मिल रहा है क्योंकि हमारे पुरखों द्वारा जो पेड़ संरक्षित किए गए हैं वो आज बृहद मात्रा में हमारे पास हैं, जो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को हम जीवन प्रदान कर सकें, उनको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान कर सकें, इसके लिए ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो आवश्यक है। ये हमने आज 100 पेड़ लगाए हैं तो 100 में से अगले वर्ष जब हम पेड़ लगा रहे हैं तो क्या उसमें से 20 पेड़ भी हम संरक्षित कर पाएँ, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि जैसा वातावरण, शुद्ध वातावरण। हमसे बात श्रोता अपसरण लग रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु जिला न्यायालय अलमड़ में वृक्षारोपण विषय पर यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता इनर्दगढ़ बात करने लग रहा है प्रेम आर्या। श्रोता अब बखत हो मठ के आज किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न करने हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आपोदगा हो एक नई अंक में फिर भेंट हुई एल मिका आज्ञा दियो। नमस्कार।